नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू 3 tan a। tan 2a इज इक्वल टू 3 tan a। तो ये कब संभव है? देखिए a की वैल्यू 90 हो सकती है क्या? ये इसको तो हम बिल्कुल खारिज कर रहे हैं क्योंकि ये tan 2a मतलब tan 2 मतलब tan 180 हो रहा है। ये तो हमारे सिलेबस में अप टू 90 डिग्री है, इसलिए इसको के बारे में सोचूंगा भी मैंने 60 अगर मैं ले लूं तो भी tan 2 इंटू 60 कितना होता है? तो 120। ये भी हमको सिलेबस में सोच नहीं सकते हम इसके बारे में। ये क्या हो रहा है? 45। tan 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना होता है बच्चों? tan 90 इंफिनिटी होगा। आप अगर 2 इंटू ए करोगे बच्चों तो tan 90 क्या होगा? इंफिनिटी होगा। और इंफिनिटी के बारे में भी हमको सोचना, क्या कैसे सोच सकते हो आप? इंफिनिटी का सोच ही नहीं सकते। तो बचता कौन सा है? 30 बचता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 8 का करेक्ट आंसर है आपका, 8 का करेक्ट आंसर है डी। सर चेक करना है हमको, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हो। tan इंटू 2 इंटू 30 कीजिए बच्चों, 3 इंटू tan 30 कीजिए, तो tan 60 कितना होगा? tan 60 कितना होगा? √3। 3 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√3 है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √3 इंटू √3 इंटू 1/√3। तो ये कैंसिल होगा तो कितना होगा? यानी सही आ रहा है। तो सर इसको सॉल्व करके कहीं बताना है क्या? नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपको कहीं पर भी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हो? tan 180 इज नॉट इन आवर सिलेबस, tan 120 is also not in your syllabus up to class 10th. This becomes tan 90, that is infinity. So the only option left with us is what? Tan 30. So you can say it is D. If you want, you can do that way. No sir, we want the exact solution. The exact solution is this way. But you will not get any marks for solving it. Remember that. You will get only, so what you need to write is 8D. Which of the following statement is true? Trigonometric table देखोगे तो हमेशा थीटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैल्यू किसकी बढ़ती है? साइन की बढ़ती है, कॉस की बढ़ती है, टैन की बढ़ती है? साइन की वैल्यू बढ़ती है। देखिए साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/, साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? उससे पहले आता है साइन 45। साइन 45 कितना आता है? 1/√2 आता है। और उसके बाद साइन ये कितना आता है? साइन 90 कितना आता है? 1 आता है। और साइन का उल्टा लिखने से हमको क्या मिलता है? कॉस। यानी कॉस का लास्ट थीटा क्या होता है? और नेक्स्ट टैन। साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है। तो यहां हमको टैन के बारे में तो नहीं है। देखिए एक बात हो सकती है कि कॉस की वैल्यू, देखिए तो कौन सा सही हो रहा है इसके अंदर? cos 20 इज ग्रेटर देन cos 70। क्या यह सही हो सकता है? क्योंकि cos की छोटी वैल्यू बड़ी है, 91 है, मगर cos 90 कितना है? 0 है। cos 0 कितना है? 1 है। यानी कौन सा है? cos का छोटा वैल्यू cos का बड़ा वैल्यू से हमेशा क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 9C। बाकी सब सोचना भी नहीं है। sin 20 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी, इसका भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बचता कौन सा? cos इज द ओनली रेशियो वेयर द वैल्यू इंक्रीजेस विथ लेस डिग्री। कम 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of the pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is, सिंपल सी बात है बच्चों, ये एक पोल है, ये एक पोल है। 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल। 30 मीटर का एक क्या किया है? 30 मीटर का एक क्या किया बच्चों? रोप है, टाइटली उसको स्ट्रेच किया है। कितना एंगल बना रहा है वो? कितना एंगल बना रहा है?
60 डिग्री बना रहा है, आपको पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द पोल कितना होगा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट को और इसको कनेक्ट करता है, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को कौन सा कनेक्ट करता है, साइन करता है, कौन सा करता है, साइन करता है, टैन करता है, साइन टैन बोल रहा है। पूछा क्या आपको, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल यानी क्या है, ये तुम्हारा हाइट ऑफ द पोल है। तो क्या करोगे आप, साइन 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया ना, साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 60 कितना है बच्चों, ए बी कितना है ढूंढना है, ए सी कितना है आपके पास 30 है, राइट। तो 2 1 जार 2, 2 15 जार 30 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो हाइट कितना होगा रे, 15√3 मीटर है क्या यहां पर आंसर, 15√3 मीटर है, राइट। तो यानी यहां पर हो क्या रहा है, एक 30 मीटर का रोप टाइटली बांध दिया है, कितना डिग्री बना रहा है वो, 30 डिग्री बना रहा है। तो आपको पूछा है हाइट कितना होगा, तो हाइट के लिए अपोजिट साइड यूज करोगे और रोप के लिए हाइपोटेनस यूज करोगे। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है अपोजिट और हाइपोटेनस को, साइन थीटा कनेक्ट करता है। इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, मगर ये सारे कैलकुलेशंस ये आपको वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अगर फिगर अगर आप मन में बना सकते हो तो दिस डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट, दिस साइड अपॉन दिस साइड। थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके हो गया, राइट। On the top face of the wooden cube of side 7 centimeter, hemispherical depressions of radius 0.3 centimeters are to be formed by taking out the wood. The maximum number of depressions that can be formed is, देखिए एक हेमिस्फेरिकल क्यूब है, एक हेमिस्फेरिकल क्यूब है बच्चों, एक क्या है, हेमिस्फेरिकल क्यूब है, और उस क्यूब का साइड कितना दिया आपको, उसका साइड कितना दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया, ये भी कितना दिया आपको। जब आप क्यूब की बात, ये इस क्यूब की बात करोगे कितना दिया 7 है ना, ओके। अब आप क्यूब की जब बात करते हो बच्चों, तो क्यूब का ऊपर का स्पेस क्या होता है, कितना होता है, स्क्वायर फेस होता है। तो देखिए इसका फेस कितना है 7 है, और आपको यहां पर क्या करना है, ऐसे हेमिस्फेरिकल आपके डब्बे बनाने हैं आपको, ऐसे पूरे इसके अंदर। उसका रेडियस कितना होना चाहिए बच्चों, रेडियस कितना होना चाहिए, देखिए रेडियस 0.35 है, तो डायमीटर कितना होगा बच्चों, डायमीटर कितना होगा 7 होगा, यानी 0.35 इंटू हाउ मच 2, 7 नहीं होगा 0.7 होगा, 2 5 कितना होता है, 2 3 6 + 1 कितना होगा 7, यानी 0.7 होगा। यानी एक हेमिस्फेरिकल क्यूब अगर मुझे बनाना है तो मुझे कितना डायमीटर लगेगा 0.7। अब मेरे पास लेंथ कितना है यहां पर, तो एक लाइन में कितने बनेंगे, क्या करोगे, एक लाइन में कितने बनेंगे, मेरे पास 7 सेंटीमीटर का लाइन है, मुझे हर एक बार क्यूब बनाना है वहां पर, तो कितने क्यूब बनेंगे 10 बनेगा, क्योंकि ये 7 बाय ये 0.7, और 7 को 0.7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 बाय 10 होगा, और इसको मैं इंटू करूं तो 7 बाय 10 बाय ये होगा, यानी एक लाइन में कितने होंगे, तो ये 10 होंगे, तो ऐसे कितने होंगे पूरे उसका टोटल 7 × 7 उसका एरिया है, तो ऐसे 10 होंगे, तो ऐसे भी कितने होंगे, ये तो 4 कैसे होगा, क्यूब है वो, तो 10 × 10 टाइम्स होगा ना 10, इसका इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्क्वायर। तो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, तो 10 ऐसे और ये 10 ऐसे, यानी कितने होंगे वैसे 100 होंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स कितना होता है 100 होंगे, तो 100 डिफरेंस आपके आंसर कितना आना चाहिए यहां पर
करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका कितना 11B बराबर है। सी along the length it can be 10 since it is a square one तो 10 multiplied by 10 times कितने होंगे ऐसे, क्योंकि लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है, ऐसे हाइट भी 10 है उसका, तो हमको तो स्क्वायर शेप में चाहिए, तो 10 है तो 10 इंटू 10 कितना होगा 100 होंगे, 100 ऐसे हेमिस्फीयर वहां पर बनेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस अप टू द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या, मीडियन जब हम लेते हैं तो फॉर्मूला यूज क्या करते हैं हम, L प्लस N/2 माइनस CF लेते हैं। तो ये CF कहां का लेते हैं हम, व्हाट डज दैट CF मींस, CF किसको बोलते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द किस क्लास का लेते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं ना। फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का लेते हैं, बट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं, ये CF किसका लेते हैं हम, प्रीसीडिंग क्लास का, याद है ना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, क्लासेस अप टू मीडियन क्लास गलत है, क्लासेस फॉलोइंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के बाद का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हो क्या कभी, नहीं लेते हैं। ऑल क्लासेस वो तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। CF का मतलब होता है प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड आंसर क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड आंसर मीडियन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 एंड 11 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मोड इज, क्या फॉर्मूला है बच्चों, 3 मीडियन is equal to 2 mode 2 mean plus 1 mode, is it right, 3 median is equal to 2 mean plus 1 mode। ये इसको एक्चुअली मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रॉब्लम इसके ऊपर गारंटी आता है। तो 3 मीडियन का मतलब होता है 3 इंटू आपके पास मीडियन कितना दिया है बच्चों, मीडियन आपको कितना दिया है 11 दिया है, आपको मीन कितना दिया है 10, यानी कितना होगा 2 इंटू 10 प्लस मोड आपको ढूंढना है, ये कितना होगा 33 माइनस 20 कितना होता है बच्चों, 33 माइनस 20 कितना होता है 13। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 13C। क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला लिखकर उसकी वैल्यू डालकर सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर लाना जरूरी है, तो ये आपके दिमाग में कौन सी बात आ जानी चाहिए, 11 को 3 से इंटू कर दो, कितना हो गया 33। जैसे ही 2 मीन बोलोगे तो कितना होगा 20 होगा। तो मन में ये कर लेने के बाद 33 में से 20 डायरेक्ट माइनस कर दो, आपको क्या मिल रहा है, मोड मिल रहा है। और एक बात कान खोल के सुन लेना कि 1 क्वेश्चन ऑन एम्पिरिकल रिलेशनशिप 100% आता है, आएगा, आते रहेगा। आपने देखा कि सुबह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर रिलेशन ही पूछ दिया उसने। 1 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, 1 मार्क के लिए, यानी उसको याद रखो आप। एडजॉइनिंग फिगर AB is chord of a larger circle touching the smaller circle. The center of both the circle is O if AB is 2R. AB की लंबाई कितना बोल रहा है वो बच्चों, 2R है, और OP कितना है, R है। तो then the radius of the larger circle is, बड़े सर्कल का रेडियस कितना होगा। अगर ये 2R है, अगर ये 2R है और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी R होगा। और पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस व्हाट, राइट। तो OP कितना है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना होता है? तो OB इज इक्वल टू कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? रूट 2r। रूट 2r। क्वेश्चन क्या दिया आपको? इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द कॉर्ड, और उस कॉर्ड की लंबाई कितनी है? कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल, द सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल इज सेम। तो अगर AB की लंबाई 2r है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? r होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये 2r है तो ये क्या होगा? 1r होगा। और पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 2r होता है। 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 2r होता है। पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज। बच्चों सुबह हमने एक प्रॉब्लम किया था एक सेक्शन में, बी सेक्शन में। अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसका शेप क्या होता है? हाँ, मैंने आपको बोला था रोम्बस बोला था, ठीक है ना? अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। और अगर मान लीजिए एक रोम्बस का शेप 5 सेंटीमीटर है तो चारों शेप मिलाकर कितना होगा? एक साइड अगर 5 है तो बाकी के 4 कितने होंगे? 20 होगा। तो इट इज 20 सेंटीमीटर। मोर देन 20 तो हो ही नहीं सकता। लेस देन 20 सोचना भी मत। 40 के बारे में भी नहीं सोच सकते, बिकॉज पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज व्हाट? रोम्बस। सुबह हमने इसको प्रूव किया था। देखिए सुबह हमको इसको प्रूव करने की बारी आ गई तो एमसीक्यू के अंदर प्रूव करने की बारी नहीं आई। एमसीक्यू के अंदर वो पूछ रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और उसका एक साइड अगर 4 है तो, सॉरी कितना, 4 नहीं है, उसका एक साइड अगर 5 है तो आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? उसका पेरीमीटर कितना होगा? ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 5 होगा। जिस बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ऑलवेज अ रोम्बस, तो 1 सेकंड के अंदर बोल देगा सर 5 का 4 गुना कितना होता है? 20 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 20। ओके, सिंपल सी अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो। E and F are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC। बच्चों एक ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा है वो? ABC है, ABC है। और E और F क्या है? E और F क्या है? उसके पॉइंट्स है। तो AE बाय EB, यानी ये एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट है। AE बाय EB इज इक्वल टू व्हाट? AF बाय FC, ये 2 पार्ट है। दिस पार्ट इज 1 पार्ट, तो ये पार्ट कितना है? 2 पार्ट है। ये पार्ट अगर 1 है तो ये पार्ट कितना है? 2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? EF इज इक्वल टू 2BC। EF BC का 2 गुना होगा क्या? नेक्स्ट बोलता है BC EF का 2 गुना होगा क्या? ये तो पागलपन है। BC EF का 2 गुना कैसे होगा रे? BC EF का 2 गुना, BC EF का 2 गुना, या फिर EF BC का 2 गुना, ये भी नहीं होगा। EF BC का 2 गुना नहीं होगा। तो EF BC का 3 गुना, और BC EF का 3 गुना। कौन सा सही लगता है आपको? EF BC का 3 गुना हो सकता है क्या? ये छोटा है ना अंदर का, तो कौन सा पॉसिबल है? सर कैसे पॉसिबल आप बता रहे हो, मैं आपको बता दूं। बच्चों बड़ा और छोटा वाला, देखिए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, बड़े वाले और अंदर वाले ट्रायंगल, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अंदर वाला ट्रायंगल AEF और बाहर वाला ट्रायंगल ABC क्या सिमिलर है क्या? देखिए ये एंगल इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल, तो इन्हें ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर मैं ऐसे कहूं बच्चों, बड़े अंदर वाले ट्रायंगल का साइड AE बाय बाहर वाले ट्रायंगल का साइड AB अगर मैं ले लूं तो वो किसके बराबर होगा? अंदर वाला ट्रायंगल EF का साइड बाय बाहर वाला ट्रायंगल कौन सा? BC।
बच्चों ए का वैल्यू कितना है यहां पर, एक्स भी ले सकता हूं मैं अगर चाहूं तो, आप कहो तो रेशियो है। और ए बी अगर मुझे चाहिए तो कितना होगा, ये एक्स प्लस ये 2x कितना होगा बच्चों, ये इज इक्वल टू वॉट, ई एफ अपॉन बी सी। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये कौन सा साइड सही होगा, बी सी इज इक्वल टू वॉट, बी सी इज इक्वल टू 3f सही होगा। 2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब आप कंपेयर कर रहे हो अंदर का ट्रायंगल तो उसके सारे साइड्स अगर x है तो बाहर के सारे ट्रायंगल के साइड्स कितने हैं, 3x है। तो कौन सा रेशियो सही होगा, बाहर का ये इसका 3 गुना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी सी इज 3f। Which of the following statement is true for polynomial of p at x of डिग्री 3? अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो इसके 2 जीरोस होते हैं, इसके एटमोस्ट 2 जीरो होते हैं, इसके एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं, एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट 3 होंगे, एटलीस्ट होंगे। क्या होना चाहिए, डिग्री 3 है तो जीरो कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस कितने होते हैं, 2 होने चाहिए। लीनियर है तो 1 होना चाहिए। ये डिग्री 3 है तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, it should have 3 zeros. It must and should have 3 zeros. At least, at most वगैरह वगैरह नहीं, 3 होना ही चाहिए, तभी तो आप डिग्री 3 कहोगे, तभी तो आप उसको डिग्री 3 कहोगे। इसलिए बाकी के 3 सब खारिज कर रहा हूं मैं। आ रहा है अभी, a pair of dice is thrown, the probability that sum of numbers appearing on the 2 faces is 10, at most 10, at most 10। आप कुछ भी प्लस कर लो, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जब 2 डाइस फेंकते हो आप तो कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं बच्चों, 36 होता है। 10 से ऊपर कब जा सकता है, 6 और 5 जा सकता है 10 से ऊपर। और कब जा सकता है, दूसरा कब पॉसिबिलिटी है, 5 और 6 में जा सकता है। और फिर तीसरा पॉसिबिलिटी कब है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि उनको जोड़ने के बाद 10 से ज्यादा हो सकता है, नहीं। यानी ये 3 के अलावा बाकी एटमोस्ट 10 आ सकते हैं। यानी कितना होगा बता सकते हैं आप यहां पर, हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने हैं 36। और 10 से ज्यादा कब हो सकता है, 3 केसेस में हो सकता है। यानी 10 तक कितना हो सकता है 33। यानी कितना होगा 3 11 जा 3 12 जा, यानी कितनी बार आएगा 11 आउट ऑफ 12। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे यहां पर टाइम कहां पर वेस्ट करते हैं पता है क्या, सारे प्रोबेबिलिटीज वहां लिखते हैं। बच्चों ये 3 मार्क के लिए नहीं पूछा है, ये 3 मार्क के लिए नहीं पूछा है। आपको पूछा है कि अगर मैंने 2 डाइस को फेंक दिया तो दोनों के ऊपर जो संख्या आएंगी उनको जोड़ने के बाद 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।